हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग IISER तिरुपति में ये पोस्ट निकली हुई थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का, जिसका एग्ज़ाम 27/12/2020 को हुई थी। और इसमें 50 नंबर के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे MCQs का जो सीरीज़ है 5000 MCQs जो कोर्सेज हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो और भी कोर्सेज हैं, जैसे KVS, NBS या बिहार लाइब्रेरियन या अदर लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कोर्सेज मिलेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें 3 चीज़ें होती है। एक तो वीडियो लेक्चर होता है जो थ्योरेटिकल टॉपिक वाइज, तीसरा टेस्ट सीरीज भी मिलेगा आपको, और MCQ डिस्कशन। और अगर आपको कोई डाउट हो जाए तो डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है, वहाँ से भी डाउट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये मेटा डेटा से है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट मेटा डेटा टाइप फ्रॉम अमॉन्ग द बिलो, यानी आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है और इसमें आपको बताना है कि सही मेटा डेटा का प्रकार कौन सा है। इसमें जो टाइप ऑफ मेटा डेटा है, करेक्ट टाइप ऑफ मेटा डेटा, इसमें डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा होता है, स्ट्रक्चर मेटा डेटा होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा होता है। रिट्राइबल मेटा डेटा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर A, B और D, यानी कि 1, 2 और 4 होगा। तो 1, 2, 4 आपका C ऑप्शन में है, तो C करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले इसको देख लीजिएगा। वर्णनात्मक मेटा डेटा, संरचनात्मक मेटा डेटा और प्रशासनिक मेटा डेटा। जो क्वेश्चन हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सके कि जो डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा है उसके अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं और स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो देखिए जो डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा होता है उसमें हम लोग ऑथर, टाइटल और कीवर्ड और बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे इसके अंतर ऑथर, कीवर्ड, जैसे कोई कीवर्ड हम लोग को लिखना है अपने मेटा डेटा में ताकि कीवर्ड से हम लोग सर्च कर सके बाद में जब रिट्राइवल के समय। उसके बाद ऑथर हो गया। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आप जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको 150 वर्ड में उसका एक तरह से समरी हम लोग बनाते हैं, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और टाइटल मेन होता है टाइटल इसके अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेटा डेटा बनाते समय हम टाइटल किस टाइप ऑफ मेटा डेटा में रखते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा के अंतर्गत रखते हैं। फिर स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पेज होगा, जैसे आपका पेज होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका पेज जो होगा, चैप्टर जो होंगे वो ऑर्डर में रहेंगे, किस ऑर्डर में रहेंगे उसको ये डिफाइन करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा के अंतर्गत हम लोग इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेज रिसोर्स, यानी बेसिकली कि हम लोग वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जिससे हम लोग रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें, और इसको कैसे क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है मेटा डेटा को, जो फाइल टाइप है उसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्या है, इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जितना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा के अंतर्गत आता है। बेसिकली मेटा डेटा क्या होता है और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो देखिए जब भी हम लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज रूप में रखना होता है उसको हम लोग एक डेटा ऑफ डेटा बनाते हैं, जिसको हम लोग मेटा डेटा कहते हैं। जैसे आप लैपटॉप कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि जैसे क्या करते हैं, आप C फोल्डर में चले जाते हैं, चाहे D फोल्डर बनाते हैं। D फोल्डर के अंतर्गत आप देखते हैं 4 आप फाइल बनाते हैं। 4 फाइल में आप क्या करते हैं, एक में अपना डॉक्यूमेंट रख देते हैं एजुकेशनल, एक में आप वीडियो लेक्चर रख देते हैं पढ़ने के लिए, एक में PDF फाइल रख देते हैं, एक में जितना फॉर्म फिलअप करते हैं उसका डेटा रखते हैं। और इन सब के अंदर ओपन करने पे बहुत सारे आपको डेटा मिलता है। जैसे इसमें आपने किया तो इसमें 50 फॉर्म आपने अप्लाई किया है, उसका PDF है। इस फोल्डर को आपने ओपन किया तो ये क्या हुआ कि एक डेटा का भी आपने एक 4 ये अलग से ऊपर डेटा बना लिया। तो डेटा ऑफ डेटा यानी मेटा डेटा, तो वो भी एक तरह का मेटा डेटा है। लेकिन हम लोग एडवांस लेवल पे लाइब्रेरी साइंस के रूप में देखते हैं तो बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट है लाखों, उसको हम लोग कैसे एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करें उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है मेटा डेटा का उसका होता है कि हम लोग रिसोर्स डिस्कवरी कैसे कर पाएंगे, जो हम लोग को रिसोर्सेस
पुनः प्राप्त करना होगा, तो उसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हेल्पफुल होता है। डेटा एक ऑर्गेनाइज रूप में हो जाता है। और दूसरा कि डेटा सिक्योरिटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइज रूप में रहेगा तभी हम उसको सिक्योर कर पाएंगे, और कौन सा डेटा ज़्यादा सिक्योर रखना है, कौन से नहीं, इस सब चीज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंट सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्स फ्रॉम बिलो, यानी नीचे मतलब नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें पूछा गया है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए इन्फ्लुमिनेट विषय गेटवे की पहचान करें। तो इन्फ्लुमिनेट का जो विषय गेटवे है जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्स के लिए, उसको आपको पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इम्पोर्टेंट, जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, इन्फोपोर्ट। जो इन्फोपोर्ट है एक तरह से सब्जेक्ट गेटवे है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेज का, और एक तरह का ये स्कॉलरी जो हम लोग कहते हैं ना कि जो रिसर्च है जो होता है वो कंटेंट यहाँ पे मौजूद होता है, और एक तरह का ओपन एक्सेस है, मतलब कि ये फ्री है, कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसका यूज कर सकता है। तो इसके अंतर्गत जैसे बुक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, रेफरेंस सोर्सेस जो होते हैं जैसे डिक्शनरी, डायरेक्टरी, मैप वगैरह, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होता है, विकीज, ब्लॉग, टेक्निकल लर्निंग वेबसाइट, इन सब चीज़ों का एक आपका ये गेटवे है। तो आई थिंक आपको इन्फ्लुमिनेट का जितना भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब आपको पढ़ना चाहिए। आप मैंने थ्योरेटिकल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप अपने से भी, जो लोग कोर्सेज नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग अपने से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च कीजिएगा इन्फ्लुमिनेट प्रोग्राम, तो इन्फ्लुमिनेट प्रोग्राम सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे उनका जितना भी प्रोग्राम चल रहा है, जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, एनालिस्ट, इस सब चीज़ आपको मिल जाएंगे। जैसे शोध गंगा यहाँ पर ऑप्शन में है, शोध गंगोत्री जो है, तो जो शोध गंगा है वो जितने भी थीसिस पीएचडी होल्डर है वो थीसिस अपना सबमिट करते हैं तो उनका एक डेटाबेस है, और शोध गंगोत्री जो है वो सिनॉप्सिस का डेटाबेस है। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन्फ्लुमिनेट के वेबसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी RIM सर्विस डेवलप्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लुमिनेट सेंटर इज, यानी आपसे पूछा गया है कि सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा विकसित वेब आधारित अनुसंधान सूचना प्रधान सेवा है, ये कौन सा है सेवा, मतलब प्योर उसका नाम है, या कान्वेरिस नाम है, या स्कूपस नाम है, या IRINS नाम है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो IRINS जो है वो वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस है, जिसको इन्फ्लुमिनेट ने डेवलप किया है। और आपको इन्फ्लुमिनेट के बारे में भी हमेशा पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इन्फ्लुमिनेट के बारे में भी पूछा जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है IRINS का इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। अब ध्यान रखिएगा, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, और इसको डेवलप किया इन्फ्लुमिनेट, और ये वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन्फ्लुमिनेट सेंटर अंडर इट्स प्रोजेक्ट शोध शुद्धि provides which of the following web-based plagiarism detection software to all institution and university। देखिए उरकुंड जो है ये इन्फ्लुमिनेट का एक तरह का सॉफ्टवेयर इन्फ्लुमिनेट द्वारा डेवलप किया गया है, जो मतलब प्रोजेक्ट का नाम था शोध शुद्धि, अंडर द प्रोजेक्ट शोध शुद्धि। तो इसी के अंतर्गत उरकुंड सॉफ्टवेयर का डेवलप किया गया है, और जिसके कारण इसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से जो भी PhD होल्डर होते हैं, जो PhD कर रहे होते हैं, तो वो जब अपना थीसिस सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी को, तो उरकुंड सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग प्लेगरिज्म डिटेक्ट कर पाते हैं, जिससे साहित्यिक चोरी का पता चलता है। यानी आपने 10% से अधिक अपने मतलब PhD जो आपने थीसिस सबमिट किया है उसमें 10% से अधिक आपने कहीं से हूबहू कॉपी कर लिया है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है और ये बता देता है कि ये जो आपका थीसिस है ये कहीं से चोरी किया गया है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उरकुंड सॉफ्टवेयर उस एक जो इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है टूर्निटिन से। कई बार पूछा गया है कि टूर्निटिन क्या है, तो ये भी एक प्लेगरिज्म चेकर है, प्लेगरिज्म डिटेक्ट सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये बेसिकली AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है। और लेकिन ये भारत का मतलब शोध शुद्धि प्रोजेक्ट के तहत नहीं बनाया गया है, उरकुंड बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं लोग। डायरेक्टरीज फेल अंडर व्हिच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी निर्देशिकाएं सूचना स्रोत की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हम लोग ने थ्योरेटिकल लेक्चर में ये चीज़ पढ़ा था कि ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने तीन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्रोत। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्राइमरी के अंतर्गत देखा था कि जो ऐसे जो मतलब कि जैसे कि आपको प्राइमरी का मतलब होगा जो फर्स्ट बार, जैसे होता है ना कि जैसे कोई रिसर्च पेपर हुआ, या जैसे आर्काइव हो गए, मनुस्क्रिप्ट मटेरियल हो गए, और जैसे मैप हो गया जो पहली बार किया गया है उसको, और अगर आप फोटोग्राफ्स हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, जैसे किसी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम किया तो उसको हम लोग कह सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, फिल्म हो गया, सर्वे रिपोर्ट हो गया, वेबसाइट पे कुछ चीज़ आपको मिलती है जो कि जैसे वेबसाइट क्रिएट किया गया फर्स्ट टाइम, तो वो हो गया, और सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये सभी आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे किसी को आपने ईमेल किया, एसएमएस किया, चैट किया, तो ये सभी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ें पूछी जाती है वो, जैसे कि रिसर्च पेपर हो गया, पेटेंट हो गया, थीसिस हो गए, और उसके बाद पोएम हो गया, इन्वेंशन हो गया, और पहली बार कोई ऑथर ने ऑटोबायोग्राफी लिखा या कोई बुक लिखा, जैसे कोई नोवेल लिखा, ये सभी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी सोर्स के होते हैं जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से डराइव होके बनते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी हो गया। तो हम लोग बिब्लियोग्राफी किसका बनाते हैं? बिब्लियोग्राफी जो होता है वो बुक का लिस्ट होता है, तो बुक तो पहले पब्लिश हो गई, तो उसी का हम लोग एक तरह से यूज करके हम लोग ने बिब्लियोग्राफी तैयार किया। तो इंडेक्सिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्टिंग हो गया, डिक्शनरी हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, हैंड बुक हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। तो टेक्स्ट बुक क्या होता है कि जितने भी रिसर्च हुए होते हैं, जैसे आपने 5 क्लास का टेक्स्ट बुक अगर मान लीजिए, या 10 क्लास का टेक्स्ट बुक देखिए, अगर 10 क्लास का टेक्स्ट बुक देखिएगा साइंस का मान लीजिए, तो साइंस में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, जैसे मैकेनिक्स पढ़ने हैं या लाइट पढ़ने हैं। तो लाइट टॉपिक में देखेंगे तो लाइट पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत डीपली रिसर्च हुए हैं, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो 10th के टेक्स्ट बुक में डाले जाते हैं। तो इसीलिए जो रिसर्च से ड्राइव होकर बना है, यानी प्राइमरी सोर्स का यूज करके सेकेंडरी का निर्माण किया गया है, मतलब जो टेक्स्ट बुक बना है वो सेकेंडरी हो गया, इसीलिए इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हो गया सेकेंडरी हो गया टेक्स्ट बुक। उसके बाद टर्शियरी आता है, जिसमें हम लोग डायरेक्टरी होता है, डिक्शनरी होता है। मतलब कि डिक्शनरी तो आपको सेकेंडरी भी होता है, लेकिन एक कुछ केसेस में डिक्शनरीज जो होते हैं, डिक्शनरी का डिक्शनरी वो टर्शियरी हो जाता है। इंसाइक्लोपीडिया भी प्राइमरी भी है और एक तरह से सेकेंडरी भी हो जाता है। सॉरी, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी कुछ केसेस में हो जाते हैं। बिब्लियोग्राफी जो है वो भी टर्शियरी ही है। और हैंडबुक और टेक्स्ट बुक जो है ये सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम हम लोग हैंडबुक और टेक्स्ट बुक को सेकेंडरी के अंतर्गत रखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपसे इसमें पूछा गया कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सा नहीं है। तो बिब्लियोग्राफी जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे पेटेंट है, ये फर्स्ट टाइम कोई रिसर्च करेगा वो पेटेंट अपने कराएगा। कोई भी चीज़ क्रिएट किया, प्रोसीडिंग मीटिंग जो होता है फर्स्ट टाइम मीटिंग होता है, उस पर जो रिपोर्ट आती है बाद में, जैसे यूएनओ का मीटिंग हुआ तो उसका फर्स्ट टाइम वो आ रहा है, तो वो भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। रिसर्च आर्टिकल, पहली बार कोई रिसर्च होता है किसी टॉपिक पे तो वो रिसर्च आर्टिकल कहलाता है, तो फर्स्ट टाइम हो रहा है वो चीज़ें। तो ये तीनों जो हो गया प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन बिब्लियोग्राफी जो हो गया ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द ऑड वन आउट। इसमें से आपको एक डिफरेंस पता, मतलब कि इसमें डिफरेंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो संस्था है IATLIS, IASLIC और LIS होना चाहिए, और ILA, ये सभी इंडिया के संस्था है, लेकिन जो सिलिप है ये यूनाइटेड किंगडम का है, यानी ब्रिटेन का है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा, यही एक डिफरेंट है, बाकी सभी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। बी है IATLIS, यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के टीचरों का एसोसिएशन है, और इसका स्थापना हुआ था 1969 में।
और उसके बाद हम लोग बात करते हैं IASLI, ये सी ही है, सेंटर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग आइजलिक बोलते हैं। तो ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, और ये भी फेमस संस्था है। 1955 में इसका स्थापना हुआ था। और ILA जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका स्थापना 1993 में हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा। तो ये तीनों संस्था जो है भारत के हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो सिलिप है, जिसका फुल फॉर्म होता है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, और ये यूके का संस्था है। और एक तरह से ये भी नॉलेज मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैग फॉर फील्ड सब्जेक्ट एडेड एंट्री टॉपिकल टर्म इन मार्क 21 बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट वेयर की वी इंटर कीवर्ड, यानी मार्क 21 जो है उसका आपको टैग पूछा गया है, सब्जेक्ट एडेड एंट्री का सिंपली आपसे टैग पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 650, ये करेक्ट आंसर होगा। जब मैं मार्क 21 टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो टैग है उसको याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि आपको जैसे एडिशन सीरीज का जैसे 250 होता है, एडिशन सीरीज को उसको याद रखना चाहिए, या सब्जेक्ट एडेड एंट्री का याद रखना चाहिए, या टाइटल स्टेटमेंट जो 245 होता है उसको याद रखना चाहिए। 245 टाइटल स्टेटमेंट के लिए है, 250 जो होता है एडिशन का होता है, और 260 पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है टैग, और सीरीज स्टेटमेंट का 490 होता है सीरीज स्टेटमेंट का। इसी तरह से कुछ और भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, आपको याद रखना चाहिए उसको। और ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसी को याद रखिएगा, क्योंकि टैग बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 से, मतलब कि इसमें टोटल देख लीजिएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं 10 से 15 होते हैं, तो वो 10-15 आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द बिलो विच इज कनेक्टेड विथ यूजर ई ऑथेंटिकेशन इन प्रोसेस टू ई रिसोर्स, यानी नीचे के बीच जो ई रिसोर्स तक पहुंचने में उपयोगकर्ता ई प्रमाणीकरण के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके बारे में हमको बताना है। देखिए जो ईजेड प्रॉक्सी है, ये हम लोग एक तरह का ये सर्वर होता है, वेब प्रॉक्सी सर्वर है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूजर को, यानी स्टूडेंट को, अगर वो लाइब्रेरी के आउटसाइड है, मतलब कि आउटसाइड द लाइब्रेरी जो कंप्यूटर है उनके थ्रू एक्सेस करने के लिए, और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस करने के लिए, मतलब पूरे कंटेंट का एक्सेस नहीं देना चाहते, हम रेस्ट्रिक्टेड देना चाहते हैं, उसके लिए इजेड प्रॉक्सी वेब प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है लाइब्रेरी के अंदर। और ये जो तीन ऑप्शन है 1, 3 एंड 4, जो इनफीड है, ओनिक्स है, रिमोट एक्स एक्स एस है, ये आपके करेक्ट आंसर होंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यूजर ई ऑथेंटिकेशन एक्सेस ई रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्च प्रोटोकॉल used to create bibliographic entry in LMS using copy cataloging is, यानी कॉपी कैटलॉगिंग का उपयोग करके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में ग्रंथ सूची प्रविष्टि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला खोज प्रोटोकॉल कौन सा है? इस प्रोटोकॉल का नाम है XML। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द डबलिंग इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2020? तो ये क्वेश्चंस आप मत याद करना, क्योंकि ये एक तरह का उस समय का करंट क्वेश्चन है। तो उस समय अगर आंसर देखिएगा तो ए होगा, यानी इंस्पायर, इंगेज, एनेबल एंड कनेक्ट, ये था इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस 2020 का थीम। लेकिन अब आपको जो जिस ईयर में ये वीडियो देख रहे हैं उस ईयर का आप सर्च करना, इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस का थीम क्या है, तो उस ईयर का आपको पढ़ के एग्जाम में जाना चाहिए, जिस ईयर में ये आप वीडियो देख रहे हैं। अभी हम लोग 2023 की बात करें अगर, तो इसका थीम जो है 2023 का वो था लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी। मैं लिख देता हूं यहाँ, लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी, ये था थीम 2023 का।
इफ्ला WLIC, गूगल में सर्च करना आप इफ्ला WLIC 2000 जिस मतलब ईयर में है आप, और जो 2024 इफ्ला का कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं उसका है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो आई थिंक यही होना चाहिए, हो सकता है टाइम मतलब 2024 का जब हो सितंबर में महीना में होता है तो उसमें बदल जाए, वो बात अलग है, लेकिन आपको मेन यही है कि आप इफ्ला का प्रेसिडेंट और इफ्ला के जो वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, किस देश में हुआ है, किस डेट में हुआ है, उसका थीम क्या है, इतना आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, चाहे आप कोई भी लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द असिस्टिव टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर फ्रॉम बिलो लिस्ट, यानी नीचे दी गई सूची में सहायक प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर की पहचान करना है आपको, यानी ये इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो 1 और 2 जो है जावाज एंड NVDA ये आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, और 3 और 4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन ऑर्डर एज गिवन बाय डॉक्टर एस रंगनाथन। तो डॉक्टर एस रंगनाथन ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया था, तो उसके ऑर्डर को आपको अरेंज करना है, जैसे फर्स्ट जो लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, फोर्थ लॉ है, तो उसको आपको अरेंज करना है। तो इसमें देखिए सेव द टाइम ऑफ रीडर, तो ये फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। एवरी बुक हैज इट्स रीडर, तो ये थर्ड लॉ है। और एवरी रीडर हिज हर बुक, तो ये सेकेंड लॉ है। तो इससे आपको पता चल गया कि आपको ऑर्डर कैसे सजाना है। फोर्थ फर्स्ट में आएगा, 3 सेकेंड में, और फर्स्ट उसके बाद सेकेंड आएगा, तो सेकेंड लास्ट में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में सेकेंड लास्ट में है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक मतलब कि एक ऑर्डर में बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन असेंडिंग, अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू DDC। तो हम लोग जब DDC पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था आप लोगों को कि DDC के मेन क्लासेस जो 10 होते हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लाइफ साइंस और बायोलॉजी एक ही कही जाती है। इसके अलावा जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो इन सभी इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट बनते हैं 12th के पहले, इन सब का मेन क्लासेस आपको याद रखना चाहिए। तो आपको पता होगा ये सभी साइंस के सब्जेक्ट है, और जो मेन क्लासेस 10 है उसके अंदर 500 जो होता है साइंस के लिए होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए होता है। तो इसका मेन क्लासेस मैंने यहाँ लिखा है, जैसे अर्थ साइंस का 550 होता है, मैथमेटिक्स का 510 होता है, बायोलॉजी का कहें या लाइफ साइंस ये 570 होता है, और फिजिक्स का 530 होता है। तो सबसे जो असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स आएगा, क्योंकि 510 है। तो मैथमेटिक्स जो 4 ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन फर्स्ट में है। उसके बाद 510 के बाद 530 आएगा, जो कि फिजिक्स का नंबर है, यानी 3 में, तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको मेन जो क्लासेस हैं, जो हम लोग 12 तक जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट, उन सभी सब्जेक्ट का आपको मेन क्लास याद कर लेना चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, तो इन सब्जेक्टों का आपको मेन क्लास याद करके चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट फैमिली ऑफ मार्क फॉर्मेट। तो आपसे पूछा गया है कि जो मार्क फॉर्मेट होता है उसका आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए मार्क फॉर्मेट में 5 चीज़ें आती है, मैंने याद किया है एक मतलब कि ट्रिक से, ABCCH। तो ए से होता है ऑथोरिटी फॉर्मेट, तो ऑथर फॉर्मेट यहाँ पे है। ऑथर ये फॉर्मेट भी कह सकते हैं या रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं आप, ऑथोरिटी रिकॉर्ड या ऑथोरिटी फॉर्मेट। तो ऑथोरिटी रिकॉर्ड है, ना कि ऑथर रिकॉर्ड है, तो इसलिए इसका सेकेंड जो होगा वो गलत है। तो इससे पता चल गया कि जिसमें सेकेंड ऑप्शन है वो सही नहीं है ऑप्शन में। तो मार्क फॉर्मेट में
आपको 5 होते हैं। एक होता है बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट, दूसरा होता है ऑथोरिटी फॉर्मेट, तीसरा होता है होल्डिंग फॉर्मेट, चौथा होता है कम्युनिटी फॉर्मेट और फिफ्थ होता है क्लासिफिकेशन डेटा फॉर्मेट, या आप फॉर्मेट के अलावा रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड, होल्डिंग रिकॉर्ड और कैटलॉगिंग नहीं होता है। जो 5 होते हैं वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ऑथोरिटी रिकॉर्ड, होल्डिंग रिकॉर्ड, कम्युनिटी रिकॉर्ड और क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड। तो देखिए, ए से हो गया ऑथोरिटी रिकॉर्ड, बी से हो गया बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, सी से हो गया कम्युनिटी रिकॉर्ड और सी से फिर सी आ गया तो क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड और एच से जो हो गया होल्डिंग रिकॉर्ड। तो इसमें देखिए क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड और होल्डिंग रिकॉर्ड 1 और 3 ऑप्शन जो है ये करेक्ट है और 4th ये करेक्ट नहीं है, तो 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 फॉर द डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी साइंस वाज अवार्डेड टू। तो देखिए, ये क्वेश्चन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगर 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस समय का हम लोग शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किनको मिला है साइंस के क्षेत्र में, उसको हमको याद करना होगा। ये 2020 वाला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने डाल दिया है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन रिपोजिटरी मैनेज बाय इन्फ्लुएंट इज कॉल्ड। यानी आपसे पूछा गया है कि इन्फ्लुएंट द्वारा प्रबंधित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंधन भंडार को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लुएंट के सभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। जो पहले हम लोग देखे थे, तो शोध गंगा जो है, मैंने बताया था कि जो थीसिस होता है उनका वो एक तरह से रिपोजिटरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट भंडारण है। तो इसमें शोध गंगा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्वान जो होता है ये भी इन्हीं का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी रिसर्चर होते हैं उनका वहाँ पे डेटाबेस होता है। जैसे जिस फील्ड में, विद्वान वेबसाइट पे जाइएगा, जिस फील्ड में आपको रिसर्चर चाहिए, पीएचडी होल्डर चाहिए, उन पे उनका वहाँ पे क्रेडिट रहता है, कितने मतलब कि रेटिंग रहता है कि कौन कितने ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। तो जिस फील्ड में चाहिए वो आपके शहर में उनका एड्रेस भी वहाँ रहता है, मोबाइल नंबर भी रहता है, आप उनको ढूंढ सकते हैं। अगर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस फील्ड में आपको कोई ऐसा व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस फील्ड में पीएचडी या रिसर्च किए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका जितने पीएचडी हो गए, संख्या रिसर्च पेपर हो गए, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रेटिंग भी रहता है, तो आप उनको ढूंढ सकते हैं वहाँ पे। तो विद्वान इन्फ्लुएंट का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल फॉर्मेट इज एक्सटेंशन यूज बाय इंक्लूडिंग इमेज फाइल इज। मतलब इसमें पूछा जाए कि फाइल प्रारूप एक एक्सटेंशन है जिसका उपयोग छवि फाइलों के इंगित करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा कि इमेज के लिए इमेज का एक्सटेंशन ये पूछ रहे हैं बेसिकली। तो इमेज का एक्सटेंशन इसमें जेपीईजी जो फॉर्मेट होता है ये होता है। पीडीएफ तो आपको पता है कि पीडीएफ में जैसे हम लोग ये पढ़ रहे थे, पीडीएफ है, तो इमेज नहीं है, बेसिकली एक तरह का जो लिखा हुआ है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंडिया इज मैनेज साइंस डिजिटल ऑफ इंडिया मैनेज बाई। देखिए, एक टाइपिंग मिस्टेक है। आपसे पूछा गया एनएसडीएल मैनेज बाई, यानी नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी कौन मैनेज करता है, तो ये नीस केयर इसको मैनेज करता है। अब नीस केयर नीस सीपीआर बन गया है, नीस सीपीआर। तो अब इसका आंसर जब आएगा ऑप्शन, तो नीस सीपीआर रह सकता है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नीस सीपीआर और नीस टैट्स दोनों को, नीस केयर और नीस टैट दोनों को मिलाकर नीस सीपीआर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। वेब क्रॉलर इज बेसिकली एन एप्लीकेशन, यानी वेब क्रॉलर जो है मूलतः एक एप्लीकेशन है। किस चीज़ का एप्लीकेशन है, तो अगर हम लोग वेब क्रॉलर की बात करें तो ये ऑटोमेटिक इंडेक्सर है एक तरह का गूगल का। तो गूगल में जो भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, अगर गूगल के वेबसाइट पे, मतलब कि कोई भी वेबसाइट हम लोग बनाते हैं और उसको हम लोग उस पर आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो गूगल क्रॉलर जो होता है उसको इंडेक्स करता है, जिसके बाद कोई यूजर अगर सर्च करता है उससे रिलेटेड टॉपिक, तो वो आर्टिकल वहाँ पे शो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ऑटोमेटिक इंडेक्सर
ये करेक्ट आंसर है। मैनुअली नहीं है, अगर कोई आर्टिकल आपका गूगल में शो नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली वहाँ पे जाके सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक इंडेक्सर है। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा और आर्टिकल लिख कर 5 या 10 दिन छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिक उसको इंडेक्स कर देगा गूगल में। अगर आप उसी दिन चाहते हैं इंडेक्स कराना, अगला दिन नहीं दिख रहा है गूगल में, तो मैनुअली जाके सबमिट करते हैं हम लोग। जैसे मैं भी आर्टिकल लिखता हूँ तो सबमिट कर देता हूँ, तो फिर वो इंडेक्सर आके मतलब क्रॉलर आके उसको इंडेक्स कर देता है। और अगर जल्दी चाहिए तो आपको इंडेक्सिंग जल्दी कराना है तो, नहीं तो ऑटोमेटिक 3-4-5 दिन में ऑटोमेटिक वो इंडेक्स कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थडे ऑफ विच फॉलोइंग ग्रेट साइंटिस्ट इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो APJ अब्दुल कलाम के डेट ऑफ बर्थ पे, जो कि 15 अक्टूबर को होता है इनका डेट ऑफ बर्थ, इसी दिन एवरी ईयर वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। लेकिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे से मतलब आप पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है, इसको कोई यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्निशन नहीं दिया है, तो भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम पे मनाया जाता है। अभी तक यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है इस डेट को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्ब्स सर्विस इन OAI-PMH प्रोटोकॉल इज, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ जो वर्ब है ये 6 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो OAI और PMH है इस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है द ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडेटा हार्वेस्टिंग। तो मेटाडेटा हार्वेस्टिंग जो ये है PMH, तो उसका फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फ्रॉम अमोंग बिलो, यानी इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि आपको कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो 1 और 4 जो है ये करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ड्रूपल और अपाचे। तो ड्रूपल जो है ये भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ड्रूपल को यूज करता है इन्फ्लिबनेट, याद रखिएगा इन्फ्लिबनेट जो है, इन्फ्लिबनेट जो भारत का संस्था है वो ड्रूपल का यूज करता है अपने यहाँ कंटेंट मैनेजमेंट करने के लिए। और जो अपाचे है ये भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और जो डी स्पेस है ये भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ये कंटेंट मैनेजमेंट ना करके ये डिजिटल लाइब्रेरी को, डिजिटल सॉफ्टवेयर है एक तरह के, जो हमारे लाइब्रेरी है उसको डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है। ये भी ओपन सोर्स है डी स्पेस, और इसका जो 2002 में MIT और HP लैब्स ने डी स्पेस को बनाया था USA में, और नवंबर 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली जावा पे बेस्ड होता है डी स्पेस, और मैंने सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डी स्पेस, कोहा, ई ग्रंथालय, सॉल सबके बारे में पढ़ाया है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो आपसे पूछा गया है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए ये सभी, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब कि ये ओपन सोर्स के अंतर्गत ये फ्री में आप इसका यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेज नहीं देना होता है। तो कोहा तो बहुत फेमस है और एवरग्रीन भी फेमस है। बाकी ई ग्रंथालय जो है इसको इसके लिए आपको पेमेंट करना होता है, और न्यूज एंड लीव के लिए भी पेमेंट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो होगा वो 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन 2 और 3 जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, द लोकस प्रोग्राम विच प्रोवाइड सर्विस एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कॉन्फिडेंस रेसिलियंट सिक्योर डिजिटल प्रिजर्वेशन इज बेस्ट एट लाइब्रेरी, यानी कि लोकस प्रोग्राम जो सेवाएं और ओपन सोर्स प्रौद्योगिकियों को विश्वास, लचीला और सुरक्षित डिजिटल संरक्षण प्रदान करता है, पुस्तकालयों पर मतलब किसके पुस्तकालय में आधारित है, किस यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था। बेसिकली लोकस प्रोग्राम में पूछा गया है, UGC नेट में ही पूछा गया है और जगह भी पूछा गया है, तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA का ये प्रोग्राम था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल सी स्टैंड फॉर, यानी आपसे पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, जिसको रंगनाथन जी ने डेवलप किया था और 1934 में इसको डेवलप किया गया था। और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहिए, इसका कितने इसमें सेक्शन होते हैं, ट्रेसिंग सेक्शन बैक साइड होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, तो आप सीसी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग ISS नंबर टू सीरियल पब्लिश्ड इन इंडिया इज लोकेटेड एट, यानी कि आपसे पूछा गया है कि ISSN नंबर कौन असाइन करता है, इसके लिए कौन सी संस्था रेस्पॉन्सिबल है। तो नीस केयर जो होता है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ISSN नंबर के लिए, नीस केयर। और ISBN नंबर के लिए जो होता है राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन होता है। लेकिन जो ISSN नंबर है जो कि डिजिटली जो सीरियल्स पब्लिकेशन होते हैं, मतलब मैगजीन, उसको दिया जाता है, तो उसके लिए नीस केयर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब नीस केयर नीस CPR हो गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन GOC स्टैंड फॉर, यानी आपसे पूछा गया है कि GOC का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो GOC का फुल फॉर्म होता है गुड ऑफिस कमिटी। गुड ऑफिस कमिटी, तो गुड ऑफिस कमिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता है। इसका मेन काम होता है स्टेबलाइज यूनिफॉर्म टर्म फॉर सप्लाई ऑफ बुक एंड जर्नल टू द लाइब्रेरी, यानी कि बुक और जर्नल का लाइब्रेरी में सप्लाई एक यूनिफॉर्म यानी लगातार होते रहे, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी फाइनलाइज करती है चीज़ों को। दूसरा होता है कि फेयर वर्किंग मार्जिन टू द बुक सेलर, यानी कि बुक सेलर के साथ फेयर मार्जिन में सब कुछ स्टेबलाइज किया जाए, कोई पेमेंट वगैरह में चाहे कहीं भी प्राइस हाई करके कुछ गड़बड़ ना किया जाए। थर्ड है प्रोवाइड इफिशियंट सर्विस टू द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी के अंदर जो सर्विसेज है उसको इफिशियंट बनाया जाए और मतलब अच्छे से सब काम हो। तो ये है इसका मेन वर्क, मतलब कि ये फॉर्म किया जाता है कि इसी के लिए गुड ऑफिसर्स कमिटी, यानी GOC कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ISBN इज यूनिक कोड करंटली हैविंग, यानी ISBN का आपसे नंबर पूछा गया कि कितने ISBN कितने डिजिट का होता है। तो आपको पता होगा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 13 डिजिट का होता है। पहले ये 9 डिजिट का होता था, अब ये 13 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉपीराइट एक्ट गवर्निंग द लॉ एंड अप्लीकेबल रूल्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन दिस ईयर, यानी कि पूछा गया है सिंपली कि कॉपीराइट जो है कानून अधिनियम ये किस वर्ष भारत में आया था, लागू हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉपीराइट जो एक्ट है वो 1957 में आया था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो था भारत में ये 2000 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 31 का, 30 का होगा ए। तो ये आप जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत ये सभी टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि कॉपीराइट एक्ट कब आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब एक्ट आया, और भी रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें आपको मैंने बताया था कि डिजाइनिंग के लिए पेटेंट किस किस चीज़ों पर लागू होता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेस्पेक्ट टू ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ फुल टेक्स्ट ई जर्नल आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स, यानी कि आपसे पूछा गया है कि पूर्ण पाठ ई पत्रिकाओं के ऑनलाइन डेटाबेस के संबंध में उस कथन की पहचान करें जो गलत है। तो देखिए बेसिकली ये आपको मतलब कि ये अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चीज़ें गलत है। तो देखिए बेसिकली जो ऑनलाइन डेटाबेस फॉर फुल टेक्स्ट ई जर्नल, इस बात का ध्यान रखिएगा, फुल टेक्स्ट ई जर्नल के बारे में पूछा गया है। तो प्रोवाइड डेटा अबाउट पेज व्यू, बिल्कुल ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेटा अबाउट नंबर ऑफ डाउनलोड, ये भी दिखाता है कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया। प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ ट्रैफिक, ये भी बताता है कि कहाँ कहाँ से इस चीज़ पे ट्रैफिक आ रहा है। और डी है नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव बाय द आर्टिकल, ये चीज़ें नहीं बताता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ABC सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि आपसे रॉन्ग पूछा गया है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि टर्म नेटिवली डिजिटल मीन्स, नेटिवली डिजिटल माने नेटिवली डिजिटल, इसका हिंदी मतलब नेटिवली डिजिटल ही आप मान के चलिएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा, यानी बी और सी, यानी बोर्न डिजिटल और डिजिटल एक्सक्लूसिव। एनालॉग मटेरियल डिजिटाइज ये नहीं होगा, तो बोर्न डिजिटल और डिजिटल एक्सक्लूसिव इसको हम लोग नेटिवली डिजिटल मानते हैं कि हम जो अभी के बच्चे जन्म लेते हैं वो एक तरह के डिजिटल युग में हैं, और जो पहले वाले जन्म लिए थे जो डिजिटली ट्रांसफ़र हो गए, मतलब कि पहले जो लोग थे मोबाइल नहीं चलाते थे, वो सब टेक्नोलॉजी सीख के वो सब कुछ सीख गए, तो उनको डिजिटली एक्सक्लूसिव कहा गया। और जो अभी के बच्चे जन्म लेते हैं उनको बोर्न डिजिटली कहा जाता है कि वो डिजिटल युग में पैदा ले रहे हैं। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम लोग नेटिवली डिजिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द OCR सॉफ्टवेयर। आपको OCR सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है, तो इसमें से कौन कौन से OCR सॉफ्टवेयर है ये पूछा गया है आपसे। तो जो ओमनी पेज है और इसके अलावा आपको ABBY फाइन रीडर है, ये दोनों OCR सॉफ्टवेयर हैं 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर आते हैं, एक्सेल आते हैं, PPT यानी प्रेजेंटेशन का आता है, वर्ड का आता है, तो तोशिबा, ये दोनों नॉर्मल सॉफ्टवेयर हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी ओमनी पेज और ABBY और फाइन रीडर जो होता है OCR सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च डिजाइन गिव्स द, मतलब आपसे पूछा गया कि अनुसंधान अभिकल्प देता है हमें क्या, मतलब बताता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो एक तरह का ना ये ब्लू प्रिंट ऑफ द प्रपोज रिसर्च, माने जो रिसर्च डिजाइन होता है वो एक तरह का ब्लू प्रिंट होता है, जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करना चाहते हैं उस पर एक तरह से ब्लू प्रिंट होता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मुलेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ। तो फंडामेंटल लॉ एक तरह का प्योर रिसर्च कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि अप्लाइड रिसर्च, प्योर रिसर्च, ठीक है। तो प्योर रिसर्च जो होता है ना वो फंडामेंटल लॉ के अंतर्गत है। जितने फंडामेंटल लॉ हैं उन सभी को हम लोग प्योर रिसर्च मानते हैं, जैसे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, न्यूटन्स लॉ, आइंस्टीन पोस्टुलेट्स, तो ये सभी एक तरह का फंडामेंटल लॉ हैं और ये सभी प्योर रिसर्च के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन, यानी कि परिकल्पना का निरूपण एक महत्वपूर्ण घटक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए रिसर्च जो डिजाइन है ना, ये एक फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि हम लोग रिसर्च डिजाइन करने वाले हैं तो पहले हम लोग को मन में हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा कलेक्शन मेथड। इसमें पूछा गया डेटा कलेक्शन मेथड आपको पढ़ना है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड होते हैं ये सभी आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसा है जो डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है। तो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है, लेकिन इंटरव्यू है, क्वेश्चनरिया है, ऑब्जर्वेशन है, ये सभी डेटा कलेक्शन मेथड का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन इंडेड क्वेश्चन प्राइमरीली प्रोवाइड व्हिच काइंड ऑफ डेटा, यानी ओपन इंडेड प्रश्न मुख्य रूप से किस प्रकार का डेटा प्रदान करते हैं। तो जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं ये हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज द मेटाडेटा स्टैंडर्ड। तो मेटाडेटा स्टैंडर्ड आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेटाडेटा मानक है। तो डबलिन कोर तो है ही है, मेट्स भी है, तो 3 और 4 और देखते हैं हम लोग क्या है, एथेंस है और सेकेंड ऑप्शन है मोड्स। तो देखिए सेकेंड 3 और 4 यानी कि एथेंस को छोड़ के मोड्स जो होता है, मेट्स होता है, डबलिन कोर होता है, ये मेटाडेटा का स्टैंडर्ड का एक तरह का स्टैंडर्ड है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, फिर 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ DOAG ऑप्शंस, यानी DOG विकल्प क्या है, DOG क्या है। तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल।
तो ये एक तरह का डायरेक्टरी है, इसका फुल फॉर्म में ही डायरेक्टरी होता है, इसलिए एक डायरेक्टरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, हालांकि इसके बारे में और अगर आप पढ़ना है तो आप गूगल में सर्च करके अच्छा से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। पीटर सबर इज लीडिंग वॉयस एंड साइंटिस्ट एसोसिएशन एसोसिएटेड विथ, यानी पीटर सुगर के बारे में पूछा गया है कि ये किस चीज़ से ये एसोसिएटेड हैं। तो ये ओपन एक्सेस नॉलेज का जो कंसेप्ट है इन्होंने ही दिया था, ओपन एक्सेस नॉलेज का, तो ओपन एक्सेस टू नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 2709 इज स्टैंडर्ड एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ISO 2709 मेटा डेटा का भी सॉरी मार्क 21 का भी ISO है, तो इससे हम लोग को पता चल गया कि ये कैटलॉगिंग मतलब कि ये बेसिकली जो एक डिजिटल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड का भी ISO होता है। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का ISO है ये, और एक डिजिटल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड है ISO, उसको भी ध्यान में रखिएगा 25577, ठीक है 25577। तो याद रहेगा ये है डिजिटल लाइब्रेरी का ISO आपसे पूछ लिया जाए तो ISO 25577। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। CCF एंड मार्क फ्लो नोमरिक टैग ऑफ, माने कितने डिजिट का नोमरिक टैग यूज करते हैं CCF में और मार्क 21 में। तो ये 3 डिजिट का होता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको पता है, तो 3 डिजिट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वाज क्रिएट बाई, कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम किसने डेवलप किया। तो एक कैपिटो कम्युनिकेशन जो न्यूजीलैंड का है, और ये लाइनेक्स पे बेस्ड होता है, मतलब ये सॉफ्टवेयर, और लाइनेक्स आपको डाउनलोड करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में, तो आप कोहा इंस्टॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम बिलो, यानी कि आपसे पूछा गया है कि नीचे मतलब जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें डिजिटल शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की पहचान करें। तो ये गूगल क्लासरूम जो है एक तरह का डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये गूगल द्वारा डेवलप किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हु स्टार्टेड द फर्स्ट लाइब्रेरी फॉर द यूज ऑफ कॉमन पब्लिक इन इंडिया, यानी कि भारत में आम जनता के उपयोग के लिए पहला पुस्तकालय किसने शुरू किया था। तो पहला पुस्तकालय शुरू किए थे महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बड़ौदा के महाराजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। गूगल और सर्च इंजन वाज फाउंडेड बाई, यानी गूगल सर्च इंजन को किसने डेवलप किया है। तो लैरी पेज एंड सर्जी ब्रीन ने किया है। तो ए और 1 और 4 किस में है आपको देखना होगा, 1 और 4 डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फॉर डिजिटल आइडेंटिफिकेशन इन मेटाडेटा स्कीम द लोकेशन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट मे बी गिवन यूजिंग, यानी कि मेटाडेटा योजनाओं में डिजिटल पहचान के लिए डिजिटल ऑब्जेक्ट का स्थान उपयोग करके दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है DOI और URL और PURL। तो ये थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। तो ऑप्शन इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द मैपिंग ऑफ एलिमेंट सेमेंटिक्स एंड सिंटैक्स फ्रॉम वन मेटाडेटा स्कीम टू दोज अनोदर इज अप्रोप्रिएटली नोन एज, यानी एक मेटाडेटा योजना से दूसरे मेटाडेटा योजना के तत्व और शब्दार्थ और वाक्य विन्यास की मैपिंग को उचित रूप से जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटाडेटा क्रॉसवॉक। मतलब एक मेटाडेटा जो है दूसरे मेटाडेटा के साथ जब हम लोग हमारे पास 2 मेटाडेटा है, 2 सिस्टम में मान लीजिए, या एक ही सिस्टम है, उन दोनों के बीच में मैपिंग हम लोग जब कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, उसको हम लोग मेटाडेटा क्रॉसवॉक कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आई थिंक आपको सभी चीज़ समझ में आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अगर कोर्सेज आपको ज्वाइन करना है तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। और वहाँ पे स्टोर में जाने के बाद ऑल व्यू कोर्सेज पे क्लिक करके आप कोर्सेज जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, JKSSB, बिहार लाइब्रेरियन, KVS, NBS या UGC सब आप ज्वाइन कर सकते हैं, या MCQ डिस्कशन या टेस्ट सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।